हेलो क्लास। पिछले क्लास में हम जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे हमें देखना है। उसके आगे पेज नंबर 126 पे आपका 5.6 और सेक्शन 3 है, जो कोड़ी खंड गैसेट प्लेट के साथ एक टांग संबद्ध 126 नंबर पेज पे है। ये है आपका 126 नंबर पेज पे, ऐसा आपके किताब में दिया हुआ है। तो अभी तक हमने जो पिछले वाले सेशन में पढ़ा उसमें तो मैंने आपको बहुत कुछ बताया भी, लेकिन इस वाले सेशन में जितने भी हैं टॉपिक हैं वो मेनली आपके आईएएस कोड से मतलब बेस्ड हैं। ठीक है, तो इसमें जितना कुछ भी दिया हुआ है वो आपको याद ही करना पड़ेगा। इसमें बहुत ही ज़्यादा उतना कुछ समझाने का नहीं है। जितना कुछ समझाने का था शुरू में मैंने 3-4 चैप्टर में आपको ऑलरेडी समझा दिया है। उसके बाद भी जहाँ जहाँ पे भी टेक्निकल टर्म्स लिखे हुए हैं मैं आपको वहाँ पे उसी तरीके से बताते हुए चलूँगा। ठीक है, तो इसमें आपका ये 5.63 पे जो दिया हुआ है उसमें ये वाला पार्ट वो कह रहा है कोड़ी खंड गैसेट प्लेट के साथ एक टांग संबंध है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है इसको ये कह रहे हैं, ये वाला। तो इसमें ये जो नीचे वाली ये छोटा वाला, इसे इसे हम छोटा बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं छोटा वाला लेंथ है, और इसको हम बोलते हैं बड़ा वाला लेंथ। ठीक है, अगर ये 11 दिया हुआ है, अगर आप क्वेश्चन भी लगाएंगे वहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पे भी जो लेंथ दिया हुआ है पहले वाले क्वेश्चन में वो 100 दिया हुआ है, तो दूसरे वाले को वो 75 बोल रहा है, 75 बोल रहा है। तो वो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन। लेकिन इसमें अगर ये रहेगा, इसमें अगर सिंगल एंगल वन लेग कनेक्टेड टू गैसेट प्लेट, कोड़ी खंड गैसेट प्लेट के साथ एक टांग अगर संबद्ध रहेगा तो उस केस में ये आपका L1, इसे वो कह रहा है, इस वाले पार्ट को वो L1 कह रहा है, ये वाला पार्ट आपका L2 कह रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पर जैसा दिखाया हुआ है ये रिविट कनेक्शन है। ठीक है, ये हेड बनाया हुआ है दोनों साइड से, ये दोनों साइड से इन्होंने हेड बना रखा है। तो ये जुड़ी टांग की लंबाई L1 हो गया, शेष टांग की लंबाई L2 हो गया, एंगल खंड की मोटाई उसकी जो होगी वो T बोल रहा है, स्मॉल t, और रिविट का कुल व्यास D होगा। जितना भी दिया रहेगा उसमें 1.5 चाहे 2 जोड़ देते हैं। फिर स्पष्ट है कि समभुजीय कोण के लिए L1 बराबर L2 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर समभुजी की अगर ये बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कह रहा है कि अगर ये वाला और नीचे वाला, ये वाला जिसे मैं छोटा और बड़ा बोल रहा हूँ, अगर ये दोनों बराबर होगा तो बिल्कुल सही बात है, L1 बराबर L2 हो जाएगा उस केस में हमारा। ठीक है, उसके बाद फिर से इनका शुरू हो गया। ये भारतीय मानक IS 800/1984 के अनुसार इस खंड का शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल निम्नवत ज्ञात होगा। मैंने IS कोड आपको एक दिन पहले ही वो आपके ग्रुप पे प्रोवाइड करा रखा है। तो IS स्टील में जो यूज होते हैं आज के समय में जो यूज होता है वो होता है आपका IS 800/2007, आपका यूज होता है IS 800/2007। तो पहले मैं सोचा कि उसी से ये है आपका डिज़ाइन है, बट ऐसा नहीं है। जो आपके किताब में दिया हुआ है, जो ये फॉलो कर रहे हैं IS 800/1984 1984, वही डाउनलोड करके मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। उसमें सब कुछ दिया हुआ है आपका। ठीक है, उसमें आपका सब कुछ दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको अच्छे से देख सकते हैं। तो इसमें इन्होंने बता रखा है शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला ही होता है, आपको याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला ही होता है, A1 प्लस ब्रैकेट्स में A2 प्लस K हो जाएगा ये। ठीक है, फिर उसके बाद K बराबर मानक उसका जो कांस्टेंट वो बोल रहे हैं 3A1/3A1 प्लस A2। अगर इसमें कोई गलती होगा तो आप प्लीज़ उसे IS कोड से देख लीजिएगा, मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा कोई गलती होगा। फिर उसके बाद ये 5.1210 के अनुसार ये बता रहे हैं कि अब इसमें जो K बराबर 3A1/3A1 प्लस A2 है, अब इसमें A1 और A2 अननोन है, तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। तो ये एकदम सिंपल है, आपको ये याद ही रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे इस वाले पोर्शन को।
इसके बाद 126 नंबर पेज पे ये दिया हुआ है, दो खोड़ी अथवा टी खंड, टी सेक्शन, जब तनन उपांग पर अधिक भार आता है तथा अधिक शुद्ध क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, ऐसी स्थिति में दो कोड़ी खंड अथवा टी खंड का प्रयोग किया जा सकता है। कोड़ी खंड गैसेट प्लेट की एक ओर अथवा दोनों ओर लगाए जा सकते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एंगल को हम वन लेग या फिर दोनों लेग कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें जो ये बोला है, जब तनन उपांग पर अधिक भार आता है तब अधिक शुद्ध क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर सिग्मा बराबर, अगर मैं बोल रहा हूँ मैं स्ट्रेस वाला, पी इंटरनल डिवाइडेड बाई, अगर मैं एरिया बोलूँ, अगर मैं एरिया कांस्टेंट रख दूँ एक समय के लिए, तो अगर मैं पी बढ़ाता जाऊँगा तो फिर उस केस में आपका स्ट्रेस बढ़ता रहेगा। अगर मैं एरिया सेम रखूँ तो फिर उसके बाद अगर मैं इसको घटा दूँगा तो ये घटने लगेगा। तो इसको सिग्मा को हमें बराबर रखने के लिए या हम ये कर सकते हैं कि जितना हम पी इंटरनल बढ़ा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से हम क्या करें, अपने हम एरिया को भी बढ़ाते चलें, ठीक है। जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, इसे हम तो मतलब बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे आप प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उस हिसाब से आप क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बढ़ाते चलेंगे तो वहाँ पे उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। मतलब अगर पी इंटरनल के हिसाब से अगर आप अपने एरिया को रखेंगे तो वहाँ पे स्ट्रेस जितना आपको चाहिए उसी हिसाब से आप निकाल पाएंगे। लेकिन अगर एरिया स्पेसिफाइड हो गया और उस केस में अगर आप अपने लोड को बढ़ाएंगे तो करेस्पॉन्डिंग उसका जो स्ट्रेस होगा वो भी बढ़ेगा। तो ये कह रहा है तब अधिक शुद्ध क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, ठीक है। और उसी तरीके से जो आपका फॉर्मूला होता है, सामर्थ्य बराबर शुद्ध क्षेत्रफल मल्टीप्लाइड बाय जो परमिसिबल स्ट्रेस, जिसे आप अनुज्ञेय प्रतिबल बोलते हैं। तो लोड के कारण क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा, ठीक है। तो अगर स्ट्रेस बढ़ेगा तो उसका सामर्थ्य भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर हम स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो उस हिसाब से हमारा सामर्थ्य भी बढ़ना चाहिए। तो इसी वजह से जो ये कह रहा है कि उसका जो क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, हमें अधिक शुद्ध क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, ठीक है। उसके बाद ये नीचे वाला आप इसे अवगत हैं, ये शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल बराबर जो क्षेत्रफल माइनस में रेविट छिद्रों के लिए कटौती हम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पेज नंबर 127 पे आ जाइए। ये सब कुछ आपका IS कोड से ही दिया हुआ है, इसमें भी ठीक उसी तरीके से है जैसे हमने आपको पीछे बताया। इसमें अगर वहाँ पे सिंगल एंगल हमने कनेक्ट किया था, यहाँ पे हम दो एंगल कनेक्ट कर रहे हैं, जिसको वो बोल रहा है बैक टू बैक कनेक्शन है, जिसे वो बोल रहा है एक पीठ से दूसरी पीठ क्या हुई है, चिपकी हुई है, जिसको वो कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं बैक टू बैक कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे आपने उसमें देखा, जो 3A1 डिवाइडेड बाई 3A1 प्लस A2 था के की वैल्यू, वो यहाँ पे क्या हो गया 5A1 डिवाइडेड बाई 5A1 प्लस A2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, इसी पे आपके सारे न्यूमेरिकल लगेंगे। यहाँ पे उसका A1 और A2 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और नीचे वाला आपका दिया हुआ है विड्थ ऑफ फ्लेंज जो उसका, और थिकनेस क्या होगी फ्लेंज की, D क्या होगा, TW, ये सब आपके MM में बताया हुआ है इसमें। फिर उसके बाद ये एक क्वेश्चन है जो आपके पेज नंबर 128 पे है, 5.4, ठीक है। ये 5.4 पे है, पेज नंबर 128 पे। उसके पहले क्वेश्चन के पहले एक टेंशन रॉड दिया हुआ है, वो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे कि टेंशन रॉड क्या होता है। अगर नहीं तो फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे रेड पेन से। टेंशन रॉड बस कुछ नहीं, एक रॉड होता है, ठीक है, रॉड होता है जिसको हम टेंसाइल स्ट्रेस में रखते हैं, ठीक है, तन्यता में रखते हैं, वही हमारा रॉड होता है। रॉड कैसा है, इसने केवल रॉड बोला है, तो रॉड जनरली हम सर्कुलर को ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका उदाहरण 5.4 हम देखते हैं। 5.4 में ये आपका 70 × 75, देखिए यहाँ पे इसने बताया हुआ है जो 70 × 75 ये और इंटू 8, यानी ये बोल रहा है कि जो उसकी L1 की वैल्यू है वो कितनी है, 100 mm है, और L2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 75 mm है। इसका मतलब एक लेग लंबा है,
ठीक है, और दूसरा वाला उससे शॉर्टर है, जैसा कि आपके फिगर में यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, ये आपका फिगर में उसी तरीके से दिखाया हुआ है। फिर उसके बाद ये देखिए, आपको वो बोला भी है यहाँ पे कि लंबी टांग गैसेट प्लेट से अगर एक बार संबद्ध हो और एक बार छोटी टांग अगर संबद्ध हो तो दोनों केस में आप मतलब मुझे बताइए। तो ये पहले वाले में क्या कर रहा है, ये अगर ये गैसेट प्लेट है, ठीक है, ये अगर ये आपका गैसेट प्लेट है तो इसका जो कनेक्शन है एंगल से रिलेटेड, ये अभी लंबे वाले को कर रहे हैं। ठीक है, ये अभी आपको लंबा वाले से कर रहे हैं, अभी शॉर्टर वाले से नहीं कर रहे हैं। पहले वाले केस में उन्होंने यही बताया हुआ है। ये इसके कंपैरिजन में मतलब ये 100 है तो ये कितना है 75 है, तो ये 100 वाला भी कनेक्टेड है रिविट के माध्यम से। ये आपका L1 बराबर 100 हो गया और L2 क्या हो गया 75। D बराबर 16 धन क्यों दिया होगा इसमें 16 mm गैसेट प्लेट के साथ 16 mm व्यास के रिविटों द्वारा जोड़ा गया है। इस उपांग पर शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल एवं सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। तो इस केस में D बराबर 16 मतलब 25 से कम है, तो उस केस में 1.5 आप जोड़ देंगे इसमें तो 17.5 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें थिकनेस की बात आएगी, तो इसमें थिकनेस आप 8 mm ले सकते हैं। 8 mm दिया भी हुआ है यहाँ पे ऊपर, 8 mm 16 गुणे 75 गुणे 8 दिया हुआ है, 8 हो गया आपका। फिर उसके बाद L1 आपको पता है, D पता है, T पता है, आप यहाँ से A1 निकाल लेंगे, फिर उसके बाद A2 निकाल लेंगे, फिर K बराबर आपको फॉर्मूला पता है IS कोड की मदद से, फिर आप इसको वहाँ पे पुट कर देंगे। ये आपका इस तरीके से ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें देखिए जब ये आपका पता लग जाएगा, फिर आपको शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है IS कोड से, A1 + A2 ब्रैकेट्स में टोटली एंड मल्टीप्लाइड बाई K हो जाएगा। यहाँ से ये आ जाएगा, आपको शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल पता लग गया। क्वेश्चन में आपको अनुज्ञेय प्रतिबल यानी परमिसिबल स्ट्रेस दिया हुआ है, वहाँ से आप ये सामर्थ्य निकाल लेंगे। फिर उसके बाद छोटी टांग संबद्ध होने पर, यानी अब जो हमारा जो लेग कनेक्टेड है, वो शॉर्टर लेग कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे अब जो लेग कनेक्टेड है वो शॉर्टर लेग कनेक्टेड है, और ये लॉन्ग वाला जो है वो नहीं कनेक्टेड है। मतलब अगर इस तरीके से अगर हम गैसेट प्लेट लगा रहे हैं तो उस केस में जो आपका रिविटिंग है वो शॉर्टर वाले से है, लंबे वाले से नहीं है। ठीक है, लंबे वाले से नहीं है। ये आपका शॉर्टर हो गया, ये लॉन्गर हो गया। ठीक है, यहाँ पे गैसेट प्लेट में ब्लैक से दिखा रहा हूँ इस तरीके से, तो ये वाला कनेक्शन है जिसे हम 75 mm वाला बोल रहे हैं। तो उस केस में L1 क्या हो जाएगा हमारा, उस केस में हमारा L1 ये हो जाएगा और L2 ये हो जाएगा। ठीक है, L2 ये हो जाएगा और ये हमारा L1 हो जाएगा। तो फिर उसी तरीके से आप फॉर्मूले में इसको रखते चले जाएंगे। K की वैल्यू 3A1 डिवाइडेड बाई 3A1 + A2, और उसके बाद फिर वही सामर्थ्य का फॉर्मूला आप लगाएंगे। 150 न्यूटन आपको परमिसिबल स्ट्रेस पता है, वहाँ से 136.315 आपको आंसर निकल के आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन से हमें ये समझ में आता है कि अगर हम शॉर्टर वाले को कनेक्शन देंगे तो उस केस में हमें उतनी उसकी स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, उतनी उसकी सामर्थ्य नहीं मिलेगी जिससे हम उससे अच्छा काम ले सकें। ठीक है, तो ये 158 दिया हुआ है और 136 आपने निकाला हुआ है सामर्थ्य, तो किस केस में आपको सामर्थ्य अच्छा मिल रहा है, पहले वाले केस में मिल रहा है। तो इस वजह से हम कनेक्शन लॉन्गर वाले को देंगे, ना कि शॉर्टर वाले को देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन सॉरी ये आपका ये पेज नंबर 137, डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर। ये जितने भी डिज़ाइन आपके दिए हुए हैं इस बुक में, आप इस डिज़ाइन को तो आप देखें ही, संभवतः इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप IS कोड से ज़रूर एक बार मिला लीजिएगा, क्योंकि डिज़ाइन हमेशा IS कोड से अगर आप लेके चलें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। किताब में दिया हुआ है, अच्छी बात है। ठीक है, अब इसमें ये बोला हुआ है कि पहला तनन उपांगों के अभिकल्पन यानी डिज़ाइन की बात कर रहे हैं। मेंबर पर आने वाले अधिकतम तनन बल को सुरक्षित रूप से वहन करने हेतु खंड का चयन, खंड जो आप करते हैं चयन 100 × 100 × कितने का है, 100 × 75 का है कैसे, उसकी बात कर रहे हैं। चयित खंड की सुरक्षिता के लिए जांच, वो सुरक्षित है कि नहीं है, कितने लोड पे वो कितना स्ट्रेस सहन कर सकता है, फेल कर जाएगा क्या करेगा उसके बारे में। फिर अन्य उपांगों के साथ जोड़ का अभिकल्पन। ठीक है,
उसके उपांग हम बदलते जाएंगे और उस हिसाब से जो उसके जोड़ हम लगाते जाएंगे, कहीं पे हम वेल्डिंग लगा रहे हैं, कहीं पे रिविट लगा रहे हैं, कहीं पे बोल्टेड लगा रहे हैं, तो उसकी भी डिज़ाइन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद दिखा हुआ है, इस प्रकार किसी भी तरल उपांग का अभिकल्पन उपरोक्त 3 चरण में किया जाता है। यह अभिकल्पन भारतीय मानक IS 800/1984 द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो ये जितना भी पॉइंट दिया हुआ है ये आपको सब कुछ IS कोड से ही दिया हुआ है। तो इसमें आपका पहला दिया हुआ है तनन उपांग, जिसमें पवन अथवा भूकंप बलों को छोड़कर अन्य बलों के कारण सीधे प्रतिबल का प्रत्यावर्तन, ये यहाँ पे बोला है कि रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट लोडिंग के कारण, ठीक है, डायरेक्ट लोडिंग के कारण अगर किसी मेंबर पे, ठीक है, अगर किसी मेंबर पे उसी वाले मेंबर पे कभी टेंशन कभी कंप्रेशन, कभी टेंशन कभी कंप्रेशन, मतलब जितना टेंशन उसी हिसाब से अगर कंप्रेशन अगर हमें वो होता है, ज्ञात होता है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि ये रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस है, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रेस आपका क्या हो सकता है, टेंशन हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है, एक्सियल हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से ये होता है। फिर उसके बाद उपांगों जो छत कैंचियों में या ब्रैशिंग में सामान्यतः तनन उपांग के रूप में कार्यरत हो, परंतु पवन अथवा भूकंप बलों के परिणाम स्वरूप इसमें प्रतिबल के प्रत्यावर्तन या उलट पुलट की संभावना हो, अधिकतम तन्यता अनुपात 350 निर्धारित है। ब्रैशिंग किसे बोलते हैं हम, अगर हम कोई ट्रस बना रहे हैं, ठीक है, अगर हम कोई ट्रस बना रहे हैं, ठीक है, नीचे मैंने सपोर्ट दिया हुआ है, तो उस केस में ये वाला जो पोर्शन होता है ये हम ब्रैशिंग इसे करते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर है तो इसको हम ब्रैशिंग करते हैं, एक तरीके से उसको पकड़े रखता है, जहाँ जहाँ पे जॉइंट होता है वो इधर उधर नहीं भागता, उसके लिए हम ब्रैशिंग करते हैं, ठीक है। ये 350 अधिकतम हमें लेना है। फिर उसके बाद रिविट पिच, पिच आपको पता है रिविट केंद्रों के बीच दूरी के सामान्य व्यास के 2.5 गुना से कम नहीं होना चाहिए। रिविट का जो ये 2.5 गुना से कम नहीं बोल रहा है, उस केस में जब इतना मतलब वो बोल रहा है तो मतलब फेलियर के जो चांसेस होते हैं वो एज ऑफ रिविटिंग एरिया के आसपास ही होते हैं। तो इसीलिए वो कह रहा है कि मतलब इतना ज़्यादा होना चाहिए कि इतना ज़्यादा पास ना हो कि अगर एक रिविट अगर हमारा फेल करे उसकी वजह से हमारा दूसरी वाले रिविट का डाया फेल कर जाए, जिसके कारण उसमें लगा हुआ रिविट पे टेंशन या फिर कंप्रेशन की संभावना बढ़ जाए, जिसके कारण वो भी फेल कर जाए, ठीक है। फिर उसके बाद अधिकतम पिच, पिच बोल रहा है वो, मतलब अगर इस तरीके से अगर हम बना रहे हैं ये वाला पोर्शन, तो ये हमारा पिच हो गया, आधे से आधा स्मॉल पी से दिखाते हैं, और ये वाला आपका अगर इसके नीचे रिवेटिंग लगा हुआ है तो इसको हम आधे से आधा जी बोलते हैं, स्मॉल जी गेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि टी बराबर पतली बाकी प्लेट की मोटाई, ठीक है। फिर 32 टी, जो भी मतलब अधिक नहीं होना चाहिए, 32 टी अथवा 300 mm जो भी कम हो से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अतः दो निकटतम रिविट केंद्रों के बीच की दूरी 192 mm अथवा 300 mm जो भी कम हो से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे अधिक हमें नहीं देना है। और फिर उसके बाद ख वाला खंड, तनन उपांगों में प्रतिबल की दिशा में स्थित रेखा पर दो निकटतम रिविट केंद्रों के बीच की दूरी 16 टी अथवा 200 mm जो भी कम हो से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं वेल्डिंग वाले कनेक्शन में, तो इसीलिए इतना विस्तृत रूप से यहाँ पे बताने की इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद टैकिंग रिविट, टैकिंग रिविट को मैंने आपके क्लास में बता चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो टैकिंग रिविट क्या होता है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। टैकिंग रिविट क्या होता है कि अगर सपोज़ इस तरीके से मैंने कोई मेंबर बनाया, ठीक है, इसमें इस तरीके से ये ब्रेसिंग दिया हुआ है ऐसे, तो किसी मेंबर के सहारे किसी मेंबर के सहारे हम यहाँ पे टैकिंग कर देते हैं, टैकिंग एक रिविट लगा देते हैं, चाहे बोल्ट लगा देते हैं। उस कारण क्या होता है कि अगर ऊपर से नीचे की दिशा में या फिर कोई ऐसा कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है जिसके कारण इसमें बकलिंग होने की संभावना होती है। बकलिंग क्या होता है, बकलिंग अगर ये मेंबर हमारा इस तरीके से ये नीचे की साइड में फिक्स है, ऊपर की साइड में फ्री है। लोड को मैं पीले से दिखा रहा हूँ, पीले पेन से, अगर मैं ऊपर से नीचे की दिशा में लोड लगाया, कभी कभी क्या होता है कि ये जो रेड से मैंने दिखाया है
ये बकल कट जाता है। बकल का मतलब होता है अपने स्थान से घसक जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये ट्विस्ट करने लगता है। तो टैकिंग रिविट लगाने के कारण क्या होगा कि बकलिंग के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगर सपोज मैंने यहाँ पे टैकिंग रिविट लगा दिया, जिस जो मैंने ये दोनों से घेरा हुआ है लगा दिया किसी मेंबर की सहायता से, ऊपर से नीचे लोड लगाने पे जो उसकी बकलिंग के चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, इसमें ये जो दिया हुआ है इसमें कुछ वैसा नहीं है, आप पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। फिर 139 पे 139 पे पेज देख लीजिए, इसमें क्या दिया हुआ है। फिर 139 पे आपका जो लिखा हुआ है शुद्ध प्रभावित क्षेत्रफल रिविट छिद्रों के लिए कटौती के बाद अवशेष क्षेत्रफल होता है। ठीक है, वो तो हम माइनस करते ही हैं। और फिर उसमें लिखा हुआ है कि निम्नवत किया जा सकता है खंड का चयन, इसमें भी उसी तरीके से है। और आप एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे, इसमें कोई आपको वैसी दिक्कत नहीं होगी। आप लाइन पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, इसमें उतना कुछ बताने वाला नहीं है। ठीक है, फिर लास्ट में वही सामर्थ्य बराबर शुद्ध प्रभावित क्षेत्रफल गुणे अनुगे प्रतिबल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। फिर ये नेक्स्ट आपका पेज, यह उपांग पर आने वाले अधिकतम तनन बल से अधिक होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर जितना हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं उससे ज़्यादा उसका सहन शक्ति नहीं होगा तो वो फेल कर जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये 5वां पॉइंट लिखा हुआ है, यदि चयित खंड की सामर्थ्य उपांग पर आने वाले अधिकतम तनन बल से कम हो तो अन्य खंड का चयन करते हुए उपरोक्त चरणों में पुनः अभिकल्पन किया जाता है। ठीक है, तो डिज़ाइन अगर हम कर रहे हैं, अगर डिज़ाइन हमारा सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर से हमें डिज़ाइन करना ही पड़ता है। फिर उसके बाद जोड़ का अभिकल्पन, यानी उसके जो रिविट, मतलब यहाँ पे हम जनरली जो बात कर रहे हैं वो हम रिविट से ही कर रहे हैं, तो इस केस में हम जोड़ का अभिकल्पन करेंगे। तो उसमें ये लिखा हुआ है उपांगों के घटकों एवं गैसेट प्लेट की मोटाई के आधार पर रिविट व्यास निश्चित किया जाता है। अनुगेय प्रतिबलों के आधार पर भी रिविट वैल्यू ज्ञात की जाती है। रिविट की आवश्यक संख्या ज्ञात की जाती है। ये वाला जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला पार्ट, ये अभी आपको मैं नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे अभी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसका एक क्वेश्चन मैं इस वाले किताब से नहीं, एशियन वाले से नहीं, अपने किताब से आपको करके पूरा विधिवत आपको बताऊँगा कि मतलब उस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको ये पूरा ये वाला जो डिज़ाइन वाला पार्ट ये कह रहे हैं अलग से, ये मैं आपको समझा दूँगा। कल मैं आपको करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये नीचे वाले में जो नंबर ऑफ़ रिविट है वो बता रहा है कि अधिक तनन बल और डिवाइडेड बाय रिविट वैल्यू, वहाँ से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ये आ गया पेज नंबर 154 पे। इसके बाद का जो डिज़ाइनिंग के बाद का जो क्वेश्चन है 148 140 के बाद आप उसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, जैसा आपका पीछे है उसी तरीके से है। डिज़ाइन वगैरह आप उसको करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जहाँ भी आपको कोई दिक्कत आएगी आप मुझे बताएंगे। जैसे 5.11 की अगर हम बात करें तो उसमें आपका पेज नंबर 141 पे वो रिविट की संख्या निकाला हुआ है। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन आपने कर भी रखे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप उसको करिए। कोई दिक्कत आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका टेंशन स्प्लाइस। टेंशन स्प्लाइस अगर आप किताब के एकदम पीछे जाएंगे तो वहाँ पे आपके मॉडल पेपर में टेंशन स्प्लाइस को क्वेश्चन फॉर्म में पूछा गया है कि टेंशन स्प्लाइस क्या होता है, क्या उसका रोल होता है, उसके बारे में समझाइए, उसके डिज़ाइन के बारे में स्टेप बाय स्टेप करके लिखिए। ठीक है, और जैसा कि अभी सॉरी जैसा कि अभी पेपर हुआ था स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का सेकेंड ईयर वालों का, भले ही वो पेपर न्यूमेरिकल था लेकिन पेपर न्यूमेरिकल न रहने के बावजूद उसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पूछी थी थ्योरेटिकल फॉर्म में कि एसएफडी बीएमडी के बारे में बताइए, उसका स्टेप बाय स्टेप लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, टेंशन स्प्लाइस क्या होता है, इसके क्या रोल है, किस तरीके से होता है, और इसके डिज़ाइन के बारे में लिखिए। तो टेंशन स्प्लाइस आपका यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपको लिखा हुआ है, इसमें कोई फिगर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो तनन उपांग के लिए जब आवश्यक लंबाई का खंड उपलब्ध नहीं होता है तब दो अलग अलग लंबाई के खंडों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे आपको बता रहा हूँ कि कैसा होता है टेंशन स्प्लाइस। देखिए टेंशन स्प्लाइस कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका जो मेंबर है
जो जिस कलर का है उसी कलर से दिखाते हैं, इसको समझ में आएगा। ये आपका बिगर मेंबर हो गया, ठीक है। हम साइट पे काम कर रहे हैं, हमें ऐसी ज़रूरत हो गई कि इतने इतने लेंथ के मेंबर से मेरा काम नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इतने लेंथ के मेंबर से हमारा काम नहीं हो पा रहा है, हमें एक्स्ट्रा लेंथ की ज़रूरत है, डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, हमें एक्स्ट्रा लेंथ की ज़रूरत है। उस केस में हम क्या करें, तो उस केस में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, जिसे हम स्प्लाइस बोलते हैं। अगर इसे हम टेंशन में यूज करते हैं तो इसे टेंशन स्प्लाइस कनेक्शन कहते हैं। अगर इसी को अगर हम कंप्रेशन में यूज़ करेंगे तो बोलेंगे कंप्रेशन स्प्लाइस कनेक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसको बनाते कैसे हैं, ये आपका बिगर मेंबर हो गया, बिगर मेंबर हो गया। फिर उसके बाद ये वाला आपका नीचे की साइड में ये मेंबर लगा दिया हमने अलग से, ठीक है, ये मेंबर हमने लगा दिया। फिर इसके ऊपर ये जो पैकिंग प्लेट है उसको पैक भी तो करना पड़ेगा, वरना ये वाला पोर्शन गैप हो जाएगा आपका, ये पोर्शन आपका गैप हो जाएगा। तो इस पे फिर हमने पैकिंग प्लेट्स लगा दी हैं, ठीक है, एक बड़ा मेंबर, फिर उसके बाद ये आपका थिनर मेंबर, मतलब थिनर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे पतला मेंबर, और ये कैसा थिकर यानी मोटा मेंबर। और यहाँ पे हमने पैकिंग प्लेट्स लगा दी हैं, यहाँ पे पैकिंग प्लेट्स लगा दी हैं, मतलब इस लेंथ के बराबर अगर ये वाला लेंथ हो गया तो फिर ऊपर से हमने लगाया प्लेट। अगर वैसे अगर हम कोई यूज करते थे तो उसको हम कवर प्लेट बोलते हैं। यहाँ पे स्प्लाइस के केस में यूज कर रहे हैं तो इसको हम स्प्लाइस प्लेट बोल दे रहे हैं, ठीक है। ऊपर भी हमने स्प्लाइस प्लेट लगाया, नीचे भी हमने स्प्लाइस प्लेट लगाया, फिर इसको हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कनेक्शन में भी रिवेटिंग हो सकता है या में भी बोल्टेड हो सकता है, जैसा उसकी आवश्यकता होगी उसी हिसाब से हम उसको कनेक्ट कर देंगे। अभी वाले चैप्टर में आपके रिवेटिंग से केस ज़्यादा हैं तो इसीलिए हम आपको रिवेटिंग यहाँ पे दिखाए हुए, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपके फिगर में यहाँ पे हेड बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये फिगर सही है, आप इसको ही पेपर में बनाएं अगर वो आता है। फिर उसके बाद ये इसमें यही कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, कि इसमें दो अलग अलग लंबाई खंडों के होते हैं, फिर उसे जोड़ देते हैं, पैकिंग प्लेट्स लगाते हैं। यहाँ पे कवर प्लेट बोला हुआ है, ये कवर प्लेट, तो कवर प्लेट ना बोल के आप उसको पैकिंग प्लेट्स बोलें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। पैकिंग प्लेट, पैकिंग प्लेट्स ही कहिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब जो हमारा स्प्लाइस होता है, ठीक है, स्प्लाइस जो होता है उसको कनेक्ट कैसे करते हैं। स्प्लाइस एक तो ये हो गया कि ये तो हमारा बट वाला एग्जांपल था, ठीक है, बट जॉइंट है, मतलब एक यहाँ पे था इस तरीके से, तो दूसरा जस्ट उसके आगे हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक पतला मेंबर हमने लगा दिया, फिर उसके बाद हमने एक यहाँ पे पैकिंग प्लेट्स लगा दिया, यहाँ पे पैकिंग प्लेट्स लगा दिया, और हमने टेंशन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, हमने टेंशन प्रोवाइड कर दिया इसेंट्रिसिटी पे या फिर कहीं और, ठीक है, इस तरीके से हो गया। फिर उसके ऊपर हमने यहाँ पे पैकिंग प्लेट्स लगाया, यहाँ पे पैकिंग प्लेट्स लगाया, एक रिविट हमने यहाँ लगाया, एक रिविट हमने यहाँ लगाया, जैसा ज़रूरत था उस हिसाब से हमने रिविटिंग कर दिया इसका, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर बट जॉइंट ना हो तो उस केस में जो हमारा स्प्लाइस होता है वो जनरली दो आपका पहला होता है बट जॉइंट स्प्लाइस, ठीक है, और दूसरा होता है स्कैर्फ, SCARF, ठीक है। बट वाला तो मैंने आपको फिगर से बता दिया, जो मैंने आपको हैंड रिटन फिगर बनाया हुआ था। ये है आपका स्कैर्फ स्प्लाइस का एग्जाम्पल, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं पहले वाले में ये यहाँ पे, फिर उसके बाद ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। मतलब अगर ये कोई इस तरीके से मैं मेंबर बना दूँ, ऐसे इस तरीके से अगर मैं मेंबर बना दूँ, अगर मैं इसको ऐसे काट दूँ, ठीक है, तो पहले ये पहला वाला हिस्सा हो गया, ये दूसरा वाला हो गया। जब इस पहले और दूसरे को मैं चिपकाऊँ एक दूसरे से, फिर उसके बाद मैं इसका कनेक्शन कर दूँ, तो वही आपका क्या कहलाता है, स्कैर्फ कनेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो यही आपका फिगर है, जैसा कि आपको फिगर देख के बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि ये यहाँ पे है पहला वाला, ये आपका पहला वाला है, ये दूसरा वाला है। फिर इन दोनों को हम जोड़ के फिर यहाँ पे ये पैकिंग प्लेट्स लगा रहे हैं ऊपर और नीचे, और फिर उसके बाद ये कैसा दे रहे हैं, कनेक्शन दे रहे हैं। में भी हम यहाँ पे वेल्डिंग कर सकते हैं, पीले से दिखा रहा हूँ, में भी हम यहाँ पे वेल्डिंग कर सकते हैं, में भी नहीं कर सकते हैं, जैसी उसकी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है।
उसके बाद इसमें जो ये आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये रिविट कनेक्शन नहीं दिखाया हुआ है इस फिगर में, आपको नट बोल्ट कनेक्शन दिखाया है, ठीक है। उसका डायग्राम रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है कि यहाँ पे नट बोल्ट अरेंजमेंट दिखा रहे हैं, ठीक है, नट बोल्ट अरेंजमेंट दिखा रहे हैं। स्लाइड में उतने ज़्यादा क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि स्लाइड्स वीडियो भी अपलोड करना है, वो हो नहीं पा रहा था, इसी वजह से लेट हो जा रहा है। तो आप क्वेश्चन लगाते रहिए, बाकी क्वेश्चन मैं आपको अपने हैंड रिटन में लिख के सादे पन्ने से उसको आपको भेजूंगा, ठीक है। तो जो जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसके आधार पर मैं उसमें ये भी बताऊंगा आपको कि क्यों है, कैसे है, और इस क्वेश्चन से कहने का क्या मतलब है, फिर उसको सॉल्व कैसे करेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप। हो सके तो मैं डिज़ाइन स्टेप भी आपको लिख के प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आप पढ़ते रहिए। और नेक्स्ट वाला जो क्लास है हमारा, इसके बाद अब हमारा कंप्रेशन मेंबर है। कंप्रेशन मेंबर का मैं पूरा एक साथ वीडियो अपलोड करूँगा, हो सकता है कल के बाद मैं परसों कंप्रेशन मेंबर पूरा कर दूंगा, फिर उसके बाद हम इस्पाती धरन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।